Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 16 अक्टूबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे एंड एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया जो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, भारत की अदालतों में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई नेम इज यश कुमार संपत। बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर एंड बाय पैशन I am an educator. I have a teaching experience regarding the 6 years. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। You can also follow me in the Facebook page, YouTube and Instagram over here. Is it clear? So let us start with the first क्वेश्चन ओवर ईयर। यहां पर आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन के बारे में बात किया था। इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लैंडर लॉरिस इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु। दैट इज अ करेक्ट आंसर। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। लेट अस शो द सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। What is the rank of India out of 121 countries on the Global Hunger Index? It stands for the GHI 2022. Is it clear? तो आप लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए और यहाँ पर आपका गलत आंसर हुआ तो उसका रिव्यू हम लोग करेंगे। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ कि आज की जो न्यूज़पेपर है और आज का जो दिन है वो है संडे एंड टुडे इज द डेट 16 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला जो आर्टिकल निकल कर आता है वो एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एलिफेंट के रिगार्डिंग आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एलिफेंट्स डेथ पुट्स ऑन फोकस ऑन लो हैंगिंग पावर लाइंस इन आसाम। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो जानवर हैं एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के तौर पर टकरा जाते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है उसका, तो यहाँ पर उसका डेथ हो जाता है। कभी कभार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ सामने निकल कर आती है कि द इलेक्ट्रोक्यूजन ऑफ एन एलिफेंट ऑन October 14 has put the spotlight on low-hanging, high-tension wires within and around wildlife habitats in Assam। तो ये चीज़ हमें सोचने के ऊपर मजबूर कर सकती है कि यहाँ पर इस तरीके के हादसे जो है वो एनिमल के साथ भी होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के साथ भी होते हैं। अगर एनिमल के साथ होते हैं तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो इकोलॉजी है उसको काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एलिफेंट दैट वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड इन द देहिंग पतकाई नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो 12 डेथ हुई है। अगर इस सिनारियो के बारे में बात करूँ तो पार्क इज डिवाइडेड बिटवीन द डिब्रूगढ़ एंड दिग्बोई फॉरेस्ट डिविजन्स। This was the second elephant to have died in and around the national park since October 8 and the 12th across Assam since October 5. Officials said electrocution, poisoning and train hits have been the main causes of this particular death। तो यहाँ पर ये जो वारदात हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, वो 8 अक्टूबर के अलोंग हाईवे के पास भी हुआ था और यहाँ पर नेशनल पार्क के पास ही जो हाईवे पड़ता है, ये इंसिडेंट वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? सो द एलिफेंट केम इन द कॉन्टेक्ट विद अ ट्रांसमिशन लाइन गोइंग टू वर्ड अरुणाचल प्रदेश दैट वाज हैंगिंग 12 फीट अबव द ग्राउंड। मिस्टर बैंदी सेड द स्क्रैच ऑफ द हाईवे थ्रू द पार्क इज अबाउट 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये हादसे के बारे में बताया गया है, पर अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ जाननी है कि यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स जो है या बहुत सारे एनिमल्स जो है उसकी डेथ हो जाती है इस तरीके के हादसे के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन के पास भी हादसा होता है कि ट्रेन इधर से रेलवे जाती है, इंडियन रेलवे जाती है और यहाँ पर एलिफेंट बीच में आ जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट स्टैंड्स फॉर द MOEFCC। ओके, यहाँ पर उन्होंने
नोट डाउन किया है कि 186 एलिफेंट जो है वो यहाँ पर मारे गए हैं ट्रेन के थ्रू, यहाँ पर अक्रॉस द इंडिया। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। ये जो डेटा है 2009 से 10 के बीच से लेकर 2020 और 21 के बीच का है। इज इट क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, यहाँ पर नेशनल पार्क्स को भी अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखना होगा, और यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को भी ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा कि इस तरीके के जो एनिमल्स जो है उसकी पॉपुलेशन तो वैसे भी कम है, यहाँ पर इस तरीके के हादसे होते रहेंगे तो उसकी पॉपुलेशन और कम होती रहेगी, तो हम कंजर्व किस तरीके से कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पर सोचने के ऊपर मजबूर की जा सकती है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं, डेटा की बारे में बात करते हैं कि आसाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर एलिफेंट कैजुअलिटी पाई गई आसाम के अंदर, और वो भी रेलवे ट्रैक के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर 62 डेटा मिलता है कि 62 एलिफेंट कैजुअलिटी यहाँ पर मिलती है। वेस्ट बंगाल के अंदर 57 और ओडिशा के अंदर 27। उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर सिंगल डेथ का इशू सामने निकल कर आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में बात करूँ, सो इट मेजर्स टेकन थ्रू दी परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके थ्रू ये लिया जाता है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड दी MOEFCC, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू यहाँ पर प्रिवेंट करने की बात की जा रही है कि एलिफेंट की जो डेथ हो रही है ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान, उसको हम लोग प्रिवेंट अभी कर सकेंगे कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लियरिंग वेजिटेशन के अगर मैं बारे में बात करूँ तो रेलवे ट्रैक के पास जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ओवरपास, अंडरपास कंस्ट्रक्शन या ओवरपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर एक एलिफेंट के लिए सेफ प्लेसेस बनाया जाए, रेगुलर पेट्रोलिंग किया जाए, वैल्यूनेबल स्ट्रेचेस के थ्रू रिगार्डिंग द रेलवे ट्रैक, यहाँ पर वार्निंग साइंस जो है वो भी लगाए जाते हैं। फिर भी कभी कभार इस तरीके के हादसे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर एक एक प्रोजेक्ट रिलीज किया था, उसकी जो लागत थी वो थी 212.49 करोड़ की, यानी कि 212.49 करोड़ की यहाँ पर इस लागत से एक प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया गया था 2011 से 12 से लेकर, और 2020 से 21 के अंदर उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। इज इट क्लियर? गाइज, यहाँ पर आप लोग डेटा बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो है आराम से यहाँ पर आप आंसर राइट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फैक्चुअल डेटा जो है वो मिल सकता है। सो प्लीज़ यहाँ पर गाइज आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। यहाँ पर एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हेरिटेज एनिमल इन 2010, ठीक है। ये चीज़ इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सर्विसेज ने इस स्पीसीज को यहाँ पर नेशनल हेरिटेज एनिमल के तौर पर सामने लेकर आए थे। यहाँ पर एलिफेंट जो है वो फॉरेस्ट का आर्किटेक्ट माना जाता है, वुडलैंड इकोसिस्टम का आर्किटेक्ट माना जाता है, तो ये कीस्टोन स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पर एलिफेंट की आप लोगों को एक स्पेशलिटी बताई गई है, पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी स्पीसीज है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट ही रोल प्ले करता है नेचर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के हादसे के दौरान अगर उसकी पॉपुलेशन को हार्म होता है तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? कंसिडर्ड नेचर्स गार्डनर, दे आर की इन शेपिंग द लैंडस्केप, इन पोलिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड and improving the fertility of the forest soil with the heaping of the dung, ठीक है। यहाँ पर उसके डंक की वजह से यहाँ पर जो जंगल की ज़मीन है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से फर्टाइल कर सकते हैं हम लोग, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक जगह से दूसरी जगह जो उसके सीड्स जो है वो हम लोग डाल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। इसको 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था और उसको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी मिला था वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स के थ्रू एंड स्टेट के थ्रू। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, फॉर देयर फ्री रेंजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आगे जाकर हम लोग बात करेंगे कि दो तरीके के एलिफेंट्स पाए जाते हैं, एक तो अफ्रीकन एलिफेंट और दूसरे होते हैं एशियाई एलिफेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उसके बारे में बातचीत किया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अधीन काम करता था। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड दी CSS। आगे बात करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ पर
ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऑब्जेक्टिव्स है तो है क्या कि हमें एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए कॉरिडोर बनाना है, उसकी हैबिटेट की जो व्यवस्था है उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको इश्यू को एड्रेस करना है और उसको सॉल्व आउट करना है, और यहाँ पर कैपिटिव एलिफेंट्स के वेलफेयर के लिए हम लोगों को काम करना है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट एलिफेंट का मुख्य हेतु है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट एलिफेंट का हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो किस तरीके से किया गया था और कहां कहां पर किया गया था। ठीक है, सो द प्रोजेक्ट इज बीइंग मेनली इंप्लीमेंटेड इन द 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को इंप्लीमेंट किया गया था। आगे बात करते हैं एलिफेंट सेंसस के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की जनगणना होती है, यहाँ पर एलिफेंट की और बहुत सारे स्पीसीज जो है उसकी सेंसस निकल कर आती है, उसकी जनगणना होती ही है। इज इट क्लियर? यहाँ पर हर 5 साल के आसपास उसकी जो सेंसस हो वो निकल कर आती है अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, लास्ट एलिफेंट सेंसस जो निकला था वो कंडक्ट किया गया था 2017 के अंदर। इज इट क्लियर? और इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एलिफेंट सेंसस वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एलिफेंट सेंसस 2017 वहाँ पर एशियाई एलिफेंट जो थे इंडिया के, उसकी पॉपुलेशन निकल कर आई थी 27,312। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पर 2012 के अंदर जो एलिफेंट का सेंसस निकल कर आया था वो सबसे कम था। ठीक है, सो द नंबर ऑफ लोअर देन फ्रॉम द लास्ट सेंसस एस्टिमेट इन 2012 यहाँ पर 29,391 से लेकर 30,711 के बीच में इसका आंकड़ा निकल कर आया था। ठीक है, कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन दी कर्नाटका, और उसके बाद होते हैं आसाम के अंदर, और उसके बाद होते हैं केरला के अंदर। तो दोस्तों आप लोग सीक्वेंस याद रख सकते हैं। पहले के नंबर पर आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है आसाम, और उसके बाद आता है दोस्तों केरला। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में। यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व्स भी बनाए गए गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ऑलमोस्ट 32 एलिफेंट रिजर्व जो है भारत के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला एलिफेंट रिजर्व जो बना था वो झारखंड के अंदर बना था, जिसका नाम है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखिए। स्टेटिक जीके के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बना सकते हैं कि सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर या कौन से स्टेट के अंदर बना था या उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व ऑफ द झारखंड। ठीक है, भारत के अंदर 32 एलिफेंट रिजर्व है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं उसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। जहां पर एशियाई एलिफेंट की मैं बात करूं तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, IUCN रेड लिस्ट के अंदर है। इंडियंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर इस तरीके की चीजों को ग्लोबली इनिशिएट किया गया था रिगार्डिंग द मॉनिटरी इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक प्रोग्राम के थ्रू, और इस प्रोग्राम को 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था, जहां पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुए थे और वहां पर इंफॉर्मेशन ट्रैक की गई थी रिलेटेड टू दी इलीगल किलिंग्स ऑफ द एलिफेंट्स फ्रॉम अक्रॉस अफ्रीका एंड एशिया। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उसकी तस्करी होती है, यहाँ पर उसकी स्मगलिंग होती है, हाथी दांत की स्मगलिंग होती है, एलिफेंट टीथ की स्मगलिंग होती है। तो इस तरीके की यहाँ पर इलीगल किलिंग्स होती है एलिफेंट्स की और उसकी तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है। उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सके या मॉनिटर कर सके, तो यहाँ पर उसके लिए एक प्रोग्राम बिठाया गया जिसका नाम था माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक प्रोग्राम। ओके, टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ फील्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स। इज इट क्लियर? अभी मैं रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर सीड बॉम्ब्स बनाए गए, जैसे कि रिसेंटली ओडिशाज अथागर फॉरेस्ट डिवीजन हैज स्टार्टेड द कास्टिंग सीड बॉल्स और बॉम्ब्स इनसाइड द डिफरेंट रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज टू एनरिच फूड स्टॉक्स ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स टू प्रिवेंट मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर सीड बॉम्ब्स बनाए गए हैं। राइट टू ऑफ पैसेज ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट को ऑर्डर किया था कि नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर
यहाँ पर बनाया जाए, अफर्मिंग द राइट ऑफ पैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिफेंट एंड क्लोजर ऑफ द रिसोर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो जहाँ जहाँ पर रिसोर्ट बने थे यहाँ पर मद्रास कोर्ट को ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 2011 के अंदर रिसोर्ट बंद करो और एनिमल्स के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से पैसेज बिल्डअप करो, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर बिल्डअप करो। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग बातचीत किया गया है। सो दैट इज कंसिडर्ड अंडर द रिसेंट डेवलपमेंट्स। ओके, आगे बात करते हैं। हम लोग कब से हाथी के बारे में बात कर रहे हैं, एलिफेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत उसकी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ द एनी मैमल्स। यहाँ पर उसको जो बेबी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है फीमेल एलिफेंट की वो 22 महीने की होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर फीमेल्स गिव बर्थ एवरी 4 to 5 years। यहाँ पर फीमेल जो एलिफेंट है वो हर 4 या 5 साल के करीब करीब बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड लीड मैट्रियार्क्स के बारे में बातचीत किया गया। मैं आपको बता दूं यहाँ पर पूरे के पूरे एलिफेंट का ग्रुप जो होता है उसको लीड करने वाली ही एक महिला ही होती है, यानी कि फीमेल एलिफेंट ही होती है। ठीक है, सो आर कंप्राइज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ अदर एडल्ट फीमेल्स एंड काउस व्हाइल मेल एलिफेंट्स टेंड टू लिव इन द आइसोलेशन एंड और स्मॉल बैचलर ग्रुप्स। ठीक है, उसके बारे में बातचीत किया गया। यहाँ पर एलिफेंट की जो ट्रंक होती है यानी कि उसकी सूंड जो होती है उसके अंदर 40,000 के करीब करीब मसल होते हैं और हमारे ह्यूमंस के अंदर करीब करीब 600 के आसपास, 600 से थोड़े बहुत ज़्यादा मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एलिफेंट टस्क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर द एक्चुअली टीथ वंस अ टस्क इज ब्रोकन डैमेज्ड और रिमूव इट सेज दैट वे इट कैन नॉट बी ग्रोन बैक। ठीक है, फिर से वो बाहर नहीं निकलते अगर वो टूट गए तो। ठीक है, तो ये उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझना है और यहाँ पर तस्करी भी उसकी टस्क की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने विद्युत जामवाल का मूवी देखा होगा, सपोज एक उनका मूवी का नाम था जंगली, शायद उसी जंगली मूवी का ही नाम था। उसके अंदर भी यही एक कंसेप्ट था, जो शिकारी जो होते हैं एलिफेंट को मारकर उसके जो चमड़ियाँ हैं या उसके टस्क है या उसके नाखून है उसकी तस्करी करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर उस मूवी के अंदर भी बताया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 2 तरीके के एलिफेंट पाए जाते हैं, एक तो एशियन है और दूसरे अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं। ठीक है, so there are the 3 subspecies of the Asian elephants which are the Indian, Sumatran and Sri Lankan। ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 20,000 से 40,000 के करीब करीब एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर इंडियन सब स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा रेंज आप लोगों को देखने को मिल सकती है और यहाँ पर बाकी के जो एलिफेंट हैं वो भारत के कंटिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, 28,000 एलिफेंट जो है वो इंडिया के अंदर है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 25% एलिफेंट भारत के अंदर पाए जाते हैं, 25% ऑफ देम इन दिस कर्नाटका। तो भारत के अंदर कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं IUCN रेड लिस्ट सेटर्स के बारे में बात करूँ तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है उसके अंदर भी 2 स्पीसीज पाए जाते हैं जिसका नाम है सवाना और बुश एलिफेंट एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है, इस 2 तरीके के एलिफेंट जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सवाना एलिफेंट एंड सेकंड वन इज द फॉरेस्ट एलिफेंट। इज इट क्लियर? ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो 4 लाख के करीब उसकी जनसंख्या है अफ्रीकन एलिफेंट्स की। ये IUCN के हिसाब से वैल्यूनेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। UPSC जो है ये IUCN के बारे में पूछता है, ये चीज़ याद रखना। इज इट क्लियर? सो अर्लियर इन जुलाई 2020 बोट्सवाना जो कि अफ्रीका के अंदर है witnessed the death of the hundreds of the elephant over here। okay, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आई होप सो याद रही होगी एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, द मैक्सिमम। ये देखो, ये चीज़ हमने अभी ही डिस्कस किया कि यहाँ पर एलिफेंट की ग्रुप जो है उसकी लीडर जो होते हैं वो फीमेल होते हैं, तो ये आंसर सही हो सकता है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। यहाँ पर मैंने कहा कि जो बेबी प्रोडक्शन का जो उसका टाइम पीरियड है वो 22 मंथ्स है, यानी कि जब भी बेबी बॉर्न होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो 22 मंथ्स है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, उसको जेस्टेशन बोल पीरियड कहते हैं। इज क्लियर? आगे बात करते हैं
हैं तो ये यहाँ पर ये और ये ऑप्शन सही लग रहा है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, तो ये ज़रा थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, ये आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पर जो है 40 साल तक नहीं, यहाँ पर 14 से 14 to 45 ईयर्स तक आना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अमंग द स्टेटस इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, नॉट इन द केरला, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विच इज़ इन द कर्नाटका, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट विच इज़ इन द कर्नाटका, उसके बाद आसाम और उसके बाद केरला। तो इस क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पर केरला नहीं आ सकता है, यहाँ पर कर्नाटक आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आंसर भी ऑप्शन 4 नंबर भी आपका गलत हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज अबाउट, आई होप सो ये आपका आंसर सही होगा। लेट अस चेक इट, द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, ओके। तो आपका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक जो आर्टिकल निकल कर आया है उसके पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस स्टार्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस विद इन 3 एक्यूज्ड इन केरला ह्यूमन सेक्रीफाइस केस। तो इस केस के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बता दूं तो यहाँ पर 3 लोग थे, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसके अंदर 2 मेल पर्सन थे और उसमें से एक फीमेल थी, ठीक है। मैं इसको डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पर सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, ठीक है। कि 2 फीमेल थे और 1 फीमेल थी, 2 मेल में से और 1 फीमेल में से यहाँ पर एक कपल ही थे, ठीक है। और वो कपल जो है कोई तांत्रिक के चक्कर में आ गए और उन्होंने कहा कि आपको मैं अमीर बना सकता हूँ, आपको सारी की सारी जो सुख है जीवन के वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके लिए आपको 2 महिलाओं को मेरे पास लेके आना होगा। तो यहाँ पर उसके बारे में आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। कैनिबलिज्म का यहाँ पर कंसेप्ट निकल कर आया था कि वो 2 महिलाओं को बाद में मारा गया था और इन 3 लोगों को, 2 मेल और 1 फीमेल को, जिसमें से एक कपल था, उन तीनों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल आया है, आप लोग न्यूज़ के अंदर इसको अच्छी तरीके से सर्च कीजिए, यहाँ पर मैं इसको इतना एंकरेजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं, इसको नहीं देना चाहिए एक्चुअली, दैट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ ओवर हियर, कि सिर्फ आपको यही चीज़ जाननी है कि सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें भी होती रहती है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल ये आया है, उस पेज नंबर मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर, उसी पेज नंबर 6 के अंदर ये आर्टिकल है, ठीक है। यस, विजिटर्स आर अराइविंग इन लार्ज नंबर्स टू विटनेस द ब्लूमिंग ऑफ नीलाकुरिंजी फ्लावर्स, Nilakurinji flowers on the Kalipara hills at the Santhanpara इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है, ठीक है, ये एक ही बार यहाँ पर खिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है। So 6 varieties of the Nilakurinji identified in the Santapara region of the Western Ghat। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं साउथ ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो वेस्टर्न घाट बोला जाता है, और इसको, इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की आसपास ही इस तरीके की जो केरला के अंदर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नीलाकुरिंजी फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर पहली बार डेवलप हुए, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में है, उसको हम लोग यूपीएससी के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इमेज ये है। 6 वेराइटीज ऑफ द नीलाकुरिंजी आइडेंटिफाइड इन द संतापरा रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, यही चीज़ है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा और जूम कर दिखाऊं तो एज विजिटर्स keep pouring in the to witness the blooming of Nilakurinji on west era on the Kalipara hills at the Santapara in Idukki, Kerala. An expert team has identified 6 varieties of these plant across the region। इस रीजन के अंदर 6 तरीके की यहाँ पर वेराइटीज देखने को आप लोगों को मिल सकती है, और यहाँ पर एक्सपर्ट ने कहा है ये वेस्टर्न घाट के तौर पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में बातचीत की गई। और साथ ही साथ यहाँ पर इस 200 एकड़ के अंदर ये जो है कालीपरा हिल जो है वो
स्प्रेड हो रखी है और वहाँ पर नीला कुरिंजी स्पीसीज जो है आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। अभी यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 इन्वायरमेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आया है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इसका साइंटिफिक जो नेम है दोस्तों वो क्या है, स्ट्रोबिलैंथीज कुंथियानुस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कॉमन नेम्स है नीला कुरिंजी या कुरिंजी। इज इट क्लियर? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो शर्ब प्रोमिनेंटली फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, उस वहाँ पर वो फाउंड होता है। और यहाँ पर ईस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ, ईस्टर्न घाट के अंदर शेव रॉयज के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसका। ठीक है, उसका ब्लूमिंग पीरियड यानी कि खिलने का जो पीरियड है वो द ब्लू फ्लावर्स ऑफ द नीला कुरिंजी ब्लूम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स। 12 साल में एक बार वो खिलते हैं। इसके लिए काफ़ी हद तक वो ट्रेंडिंग में है। गाइस यहाँ पर समझो, यहाँ पर करंट अफेयर की नीड समझो कि 12 साल में एक बार अगर कोई पर्सन आपसे मिलता है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। सिमिलरली यही चीज है कि ब्लूमिंग पीरियड द ब्लू फ्लावर्स ऑफ नीला कुरिंजी ब्लूम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स। ओके, कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुरिंजी माला सेंचुरी जो है इस एरिया को कवर करती है, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि केरला के अंदर आया है। और यहाँ पर इस इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला के अंदर, और उसके अंदर ये जो कुरिंजी माला सेंचुरी है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, कुरिंजी को प्रोटेक्ट करती है। इज इट क्लियर? कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंशिएंट टाइम से भी उसकी रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नीलगिरी हिल्स लिटरली मीनिंग द ब्लू माउंटेन्स, इसलिए उसको नीलगिरी कहा जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर उसका नाम जो है ब्लू फ्लावर्स ऑफ द नीला कुरिंजी से ही यहाँ पर पड़ा है नीलगिरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर पेलियन ट्राइब जो है जो तमिलनाडु के अंदर रहती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूजेबल है। यहाँ पर इसको कहा जा सकता है द पेलियन ट्राइब्स यूज इट एज अ रेफरेंस टू कैलकुलेट देयर एज। ठीक है, तो ये जो ट्राइब है अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उस नीला कुरिंजी का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 12 साल के अंदर एक बार खिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये ट्राइब का नाम क्या है। ठीक है, आप लोगों को यूपीएससी के अंदर ट्राइबल और सोशल ट्राइबल्स के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग उसको याद रख सकते हैं। ट्राइब्स का एक अलग से पेपर होता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी ट्राइब्स की जो बातें हैं वो की जाती है, उसका नॉलेज वहां से मिलता है। इज क्लियर? सो पेलियन ट्राइब्स को यहाँ पर याद रखिए जो तमिलनाडु की एक ट्राइब के तौर पर सामने आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नीला कुरिंजी जो है ईस्टर्न घाट के अंदर शेवरोइस के अंदर फाउंड होता है। और एंशियंट लिटरेचर जो है तमिलनाडु के जो तमिल लिटरेचर है, एंशियंट तमिल लिटरेचर, उसके अंदर भी कुरिंजी फ्लावर्स का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और उसको सिंबलाइज किया गया है कि एक प्रेम के तौर पर, लव के तौर पर उसको सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, पहली बार यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया था जर्मन बॉटनिस्ट जो थे जिसका नाम था गॉटफ्राइड डैनियल नेस वॉन एसेनबैक, उन्होंने सबसे पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था। और इस प्लांट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्लूम होने के लिए, इसलिए उसको कहा जाता है पेलिटेशियल्स। ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 12 साल लगते हैं उसको ब्लूम होने के लिए, 12 ईयर्स आर देयर। इज इट क्लियर? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलिटेशियल्स। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल आप लोगों के सामने आता है। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 9 के ऊपर आ जाइए आप लोग सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ का जो आर्टिकल है, न्यूज़ का जो पेज है उसके अंदर ये आर्टिकल देखिए, PM for use of regional languages in the legal system to bring ease of justice। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ease of justice के बारे में यहाँ पर बातचीत किया है कि जस्टिस पाने के लिए या जस्टिस डिलीवरी के अंदर बहुत सारा डिले होता है, सो दैट इज अ बिग चैलेंज, ऐसा मोदी साहब ने कहा है। मोदी साहब ने ऐसा भी कहा है कि पीपल्स फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस गेट स्ट्रेंथन्ड व्हेन जस्टिस इज डिलीवर्ड। ठीक है, जब भी कोई भी पर्सन को अपने न्याय के बारे में जब भी नीड होती है, जब भी उसको न्याय मिलता है, तभी ही वो भरोसा करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और जब भी वो भरोसा करता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक मजबूत बन जाती है। यहाँ पर हमारे मोदी साहब ने उसको कहा है।
यहाँ पर उन्होंने ये भी एक चीज कही है कि पीपल्स फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन गेट्स स्ट्रेंथेंड व्हेन justice is seen to be delivered, Prime Minister Narendra Modi said on Saturday, even as he cited the delay in getting the justice as one of the major challenges faced by the people of this particular country. Okay, नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पर अपना स्ट्रेस जताते हुए ये भी एक चीज़ कही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो हमें एक ये भी चीज़ भी करनी चाहिए कि हम लोग जो है उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाइस यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर अभी अलाउ किया गया है कि हम लोग इंग्लिश और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज का या हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर यहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी की सारी जो सुनवाई होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होती है। तो आप लोगों ने जो थंबनेल देखा था उसके हिसाब से ही ये आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने कि आपको जो केस है, ठीक है, जस्टिस जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो तबका है उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारे कल्चर भी है। तो यहाँ पर अगर किसी का भी कोई केस हुआ हो तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज उसको समझ में आई ना आई तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। अगर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर पूरी प्रोसेस होगी तो ये एक ईज ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट निकल कर आता है। इज इट क्लियर? सो दैट द इवन पुअर कैन इजीली अंडरस्टैंड देम एंड लीगल लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ बैरियर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन्स, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। एंड एब्सोल्यूट लॉज स्क्रिप्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, सो ही ऑल्सो अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन अप्रोच टुवर्ड्स द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ओवर हियर। ओके, so the Prime Minister made these remarks while inaugurating the All India Conference of the Law Ministers and the Law Secretaries via video conferences। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑलमोस्ट लास्ट 8 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1500 से भी करीब इरिलेवेंट लॉज जो है हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान जो थे वो हम लोगों ने 1500 लॉ जो थे उसको हटा दिए हैं जो काफ़ी हद तक इरिलेवेंट थे, ठीक है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने इस चीज़ को, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर करी थी जब भी उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेल फंक्शन था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज ऑन सैटरडे, उस तभी यहाँ पर ये सारी की सारी बातचीत हुई थी। अगर मैं यहाँ पर और बात करूँ कि यहाँ पर एक फेथ के बारे में बातचीत किया गया है कि व्हेन जस्टिस इज सेंस टू बी डिलीवर्ड देन द फेथ ऑफ द कंट्रीमैन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इज स्ट्रेंथेंड। जब भी यहाँ पर हमें विश्वास पाना है किसी का, हमें किसी का फेथ चाहिए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को अपना काम करना ही होगा, उसको डिले नहीं करना है। जब भी यहाँ पर जस्टिस डिले होगा तो एक समय के बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा उठ सकता है। तो यहाँ पर उसके बारे में बातचीत किया गया कि टाइम बाय टाइम जस्टिस जो है वो डिलीवर हो जाना चाहिए, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर कही है और ईज ऑफ जस्टिस का यहाँ पर कंसेप्ट निकल कर आया है। अभी बात कर लेते हैं कि कोर्ट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। गाइस, जो भी यहाँ पर यूपीएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो लॉ सेक्टर की एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी हद तक आईएमपी है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझिए एंड साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कोर्ट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है भारत के अंदर। सो ट्रांजिशन ओवर द सेंचुरीज विद शिफ्ट फ्रॉम द उर्दू टू पर्शियन पहला वही उर्दू टू पर्शियन एंड फारसी स्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड जब भी चल रहा था तभी अकबर साहब का जब भी दरबार चल रहा था तभी फारसी के अंदर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी वो रहती थी। और उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यहाँ पर कोर्ट जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो थी उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कोड डिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ लेकर आए भारत के अंदर और यहाँ पर इंडिया के अंदर इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 343 जो है, जो भारत का संविधान के अंदर हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। और हिंदी जो है दोस्तों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और हिंदी कौन सी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर है, वो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 343 के अंदर उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करूं, सो दैट इज मैंडेटेड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंदर यहाँ पर ऑफिशियल पर्पस के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को मैंडेट किया गया है ऑलमोस्ट 15 साल से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर
आगे और इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट में ड्यूरिंग सेट द पीरियड बाय ऑर्डर टू ऑथराइज द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज ऑफ एनी फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन अदर देन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट सारी की सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करते हैं और वो अगर परमिट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी उसका आप यूज़ कर सकते हैं अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कही गई है। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 348(1) क्लोज 1A एंड आर्टिकल 348 क्लोज 2 ये चीज़ क्या कहता है, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स ऑथोराइज अदरवाइज। ठीक है, यहाँ पर लॉ जिसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जब तक पार्लियामेंट यहाँ पर आपको परमिट ना करे, ठीक है, तब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो इंग्लिश के अंदर ही यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कंडक्ट करेगा। सो इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन दी इंग्लिश। इज इट क्लियर? आर्टिकल 348 ये कहता है क्लोज 2 के हिसाब से इट प्रोवाइड्स द फर्दर द नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348(1) द गवर्नर ऑफ स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस राज्य का राज्यपाल जो है अगर उन्होंने प्रीवियस कंसेंट ऑफ दिस प्रेसिडेंट को लिया है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का पहले उसका परमिशन लिया है, कंसेंट लिया है, तो यहाँ पर उसकी ऑथराइजेशन से वो हिंदी लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस। इज इट क्लियर? और वो भी हाई कोर्ट के अंदर अगर प्रोसीडिंग हुई तो ही। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स जो है जिसके अंदर हिंदी का यूज किया जाता है या उसका ऑथराइजेशन है, तो उत्तर प्रदेश जो है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश have already authorized the use of Hindi in proceeding before their respective high courts and take cue. Tamil Nadu is also working in that particular direction over here to authorize of the use of Tamil before its high court. Okay, तो हाई कोर्ट के अंदर तमिलनाडु के अंदर इस मामले के अंदर बातचीत चल रही है कि वहां पर तमिल लैंग्वेज का यूज किया जाए, उसका ऑथराइजेशन मिल पाए। ठीक है, अगर फर्दर में प्रोविजंस के बारे में बात करूं राज्य के, तो यहाँ पर जो क्लोज निकल कर आते हैं ये फिर से अप्लाई हो सकते हैं एनी जजमेंट के तौर पर, डिक्री के तौर पर और ऑर्डर मेड बाय द हाई कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन की बात करूँ तो इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर प्रोसीडिंग्स के हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के पहले उसको यूज़ किया जाता है, जजमेंट हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर उसको इंग्लिश के अंदर ही डिलीवरी होती है। तो हाई कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट होता है वो इंग्लिश के अंदर डिलीवर किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। आगे बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के बारे में। सो इट एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट टू विथ प्रीवियस कंसोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट इन एडिशन टू द इंग्लिश। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के हिसाब से अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट की पहले से प्रीवियस कंसोनेंट रही तो यहाँ पर राज्य के राज्यपाल जो है उसकी ऑथराइजेशन से, यानी कि प्रेसिडेंट साहब की ऑथराइजेशन से यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का या कोई भी ऑफिशियल राज्य की कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट ओवर हियर। ओके, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। अगर यहाँ पर और जजमेंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जब भी जजमेंट प्रोवाइड करना है या डिक्री प्रोवाइड करनी है या तो ऑर्डर पास करना है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, तो यहाँ पर पहले कंप्लीट किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश के अंदर, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सो रीड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल provisions it is clear that primacy is given to English even by this particular act। तो यहाँ पर इंग्लिश को भी प्राइमरी गिना जाता है। ठीक है, अभी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में बात करूँ जो मेक्स नो मेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेयर इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज इन विच प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड। जब भी प्रोसीडिंग्स होती है तभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही चीज़ आती है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होना। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है वो मेंशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ ऑल सब कोर्ट ऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट जनरली रिमेन्स द सेम एज द लैंग्वेज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर एक्ट प्रोसीजर कोड 1908 के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी डिटरमाइन किया है उस हिसाब से यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ये जो लैंग्वेज का प्रावधान है वो सेम होता है। यहाँ पर दो प्रोविजन सामने निकल कर आते हैं जिसका नाम है
under section 137 of the code of the civil procedure, the language of the district courts shall be similar to the language of this particular act। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज ऑफ एक्ट के हिसाब से होगी, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, सो दे इट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज, ओके, एज एन अल्टरनेटिव फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। अगर स्टेट राज्य सरकार जो है उसके हाथ में ये पावर है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर वो लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोसीडिंग से के अल्टरनेटिव में। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव फॉर द प्रोसीडिंग के साथ साथ ये अल्टरनेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जजमेंट की बात करूँ, ऑर्डर की बात करूँ, डिक्री की बात करूँ, जब भी मजिस्ट्रेट साहब के थ्रू ये पास किया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही किया जाता है। यहाँ पर एविडेंस के जो रिकॉर्डिंग्स भी है, ठीक है, उसकी भी लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी कही गई है, स्टेट लैंग्वेज के तौर पर उसको प्रिवेलिंग किया गया है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ सेक्शन 272 के बारे में, तो यहाँ पर वो कह रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सो इट स्टेट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ ऑल कोर्ट्स अदर देन द हाई कोर्ट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में अच्छी तरीके से समझना है, और यहाँ पर यूपीएससी के अंदर ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करती है तो उसके हिसाब से ये सारी की सारी प्रोसीजर हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज यूज होने का रीजन है तो है क्या। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो कंट्री है, ठीक है, हमारा भारत देश है, उसके अंदर बहुत सारे केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में अभी आते हैं। तो वहाँ पर जज है, लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पर बहुत इंडिया के जो भी इस तरीके के पार्ट है उस तरीके की लैंग्वेज कॉमन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज यूज। ओके, जजेस कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू रीड डॉक्यूमेंट्स एंड हियर आर्ग्यूमेंट्स इन द लैंग्वेजेस विथ विच दे आर नॉट फेमिलियर। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई लॉयर दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर केस लड़ रहा है तो उसकी लैंग्वेज उसको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसके लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन रखा गया है। यहाँ पर विदाउट द यूज ऑफ इंग्लिश अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिस्चार्ज द ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उसका इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। एंड ऑल काइंड ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो डिलीवर्ड इन इंग्लिश। तो ये चीज भी आप याद रखें कि जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के हमेशा इंग्लिश के अंदर ही डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2019 के हिसाब से जब भी कोर्ट ने ये इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग ट्रांसलेट करेंगे जज को इनटू द रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे जो जजमेंट्स थे कोर्ट ने उन्होंने डिलीवर किए थे। सो शेयर वॉल्यूम्स ऑफ जजमेंट्स विच द कोर्ट डिलीवर्स ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज के बारे में बात की गई, इट इज रादर अ टॉल ऑर्डर गिवन द शेयर वॉल्यूम्स। ओके, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं कि अगर इंग्लिश हम लोग यूज कर सकते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, सिग्निफिकेंस यानी कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है हमें। सो यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है इंडिया के अंदर, जो डेवलपमेंट की यानी कि जुडिशियल सिस्टम की जो भारत के अंदर डेवलपमेंट होती है वो अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म होती है, इंटीग्रेटेड एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर कंट्री। जुडिशियल सिस्टम एक समान रहती है, हम लोग आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड बेनिफिट ऑफ एक्सेस ऑफ द व्यूज ऑफ अदर हाई कोर्ट ऑन सिमिलर लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी कोई भी मैटर होती है तो आराम से हम लोग उसको समझ पाते हैं। ठीक है, इसके लिए उस लैंग्वेज को यूज किया जाता है इंग्लिश को। एंड सेमलेस ट्रांसफर्स, यहाँ पर हाई कोर्ट आर ट्रांसफर टू अदर हाई कोर्ट सेमलेसली। तो यहाँ पर जज जो है अगर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है तो जज की हम लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर सिमलेसली कर सकते हैं। ठीक है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनना रहेगा जुडिशियल सिस्टम का, भारत की जुडिशियल सिस्टम का यहाँ पर अच्छी तरीके से यूनिफाइड स्ट्रक्चर बना रहेगा जिसके अंदर कुछ सर्टेन प्रिसाइज एंड प्रिडिक्टेबल यहाँ पर जो लॉज है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जुडिशियल सिस्टम को अचीव अच्छी तरीके से कर सकते हैं भारत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज को हम लोग लिंक कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हम लोग उसको अच्छी तरीके से भारत के अंदर लिंक कर पाए हैं। इसके लिए यहाँ पर 2 डजन ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेजेस के हिसाब से उसको हम लोग लिंक कर पाए हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इज क्लियर? तो गाइज यहाँ पर आई होप आप
आप सारे लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उसके नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आ जाइए पेज नंबर, मैं आपको बता दूं 10 के ऊपर आइए, जहां पर रूरल वुमन वार्मिंग अप फॉर छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स के बारे के नीचे एक आर्टिकल है। गाइज ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। जीएस पेपर नंबर 3 जो एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं आप उसको। सेंटर कंसिडरिंग श्रीलंकाज प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट गौर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जो इंडियन गौर्स है, जैसे हम लोगों ने कैसे नामीबिया से हम लोगों ने चीता मंगवाया था, वैसे ही यहाँ पर श्रीलंका ने भी देखा कि हम लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो श्रीलंका ने यहाँ पर भारत को प्रपोजल किया है कि हमें इंडियन गौर्स जो है, यहाँ पर आप उसका फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप उसका फोटो देख सकते हैं। तो ये है इंडियन गौर्स। तो श्रीलंका ने यहाँ पर प्रपोजल डाला है, भारत को कहा है कि यहाँ पर हमें ये जो है स्पीसीज हमें भेज दीजिए, हमारे उधर भेज दीजिए, ठीक है। अभी उसके बारे में थोड़ा आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। सो क्या है इसका आर्टिकल? क्लोज ऑन द हेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट ट्रांसलोकेटेड चीतास फ्रॉम नामीबिया, द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फ्रॉम कोलंबो टू एक्सपोर्ट अ नंबर ऑफ गौर्स और इंडियन बाइसन्स टू श्रीलंका। ओके, इसको इंडियन बाइसन्स या तो इंडियन गौर कहा जा सकता है। टू श्रीलंका टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ गौराज दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द आइलैंड सिंस द एंड ऑफ द 17th century. If the project is cleared, it would be the first such agreement between India and Sri Lanka and part of a global trend of wildlife or zoological diplomacy, as says the expert. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट किया गया था और वहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस चीज को फॉरवर्ड किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, और उन्होंने यहाँ पर कमेंट के तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ये कहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एटलीस्ट 6 स्पीसीज की यहाँ पर डिमांड किया गया है, जिसके अंदर 3 to 5 जो है वो काउज होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये आर्टिकल निकल कर आया है। अभी इस आग के अंदर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जान सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर इस स्पीसीज के बारे में हमें जानना पड़ेगा रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? सो इंडियन बाइसन और गौर, जिसको हम लोग बोस गौरूज कहते हैं, ठीक है, जिसका लोकेशन है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये उसका नेटिव है। इंडिया के अंदर ये नागर होल के अंदर, बंदीपुर के अंदर, मशीनागुड़ी के अंदर, मशीनागुड़ी नेशनल पार्क के अंदर एंड बीआर हिल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो IUCN के हिसाब से ये वैल्यूनरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो ये जो स्पीसीज है वो एक वाइल्ड कैटल कैटेगरी का टॉलेस्ट स्पीसीज माना जाता है जो भारत के अंदर मिलता है एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट बोविन। ओके, इसके बारे में याद रखिएगा। रिसेंटली द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन exercise of the Indian gaur was carried out in the Nilgiri forest division which is in the Tamil Nadu। तो ये एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को याद रखना है। और नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, जहां पर फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज किया गया था इस इंडियन गौर का, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, तो उन्होंने एक ब्रीडिंग कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है, जहां पर कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ गौर वो स्टार्टेड एट द मैसूरू जू। उसके बारे में यहां पर आप लोगों को बातचीत किया गया है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यहां पर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर आप अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर अगर एनवायरमेंट से अगर कोई क्वेश्चन निकल कर आया रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके थ्रेट्स के बारे में। यहां पर जो एनिमल होते हैं उसको कुछ ना कुछ थ्रेट्स होते ही है, जैसे कि फूड स्कैरसिटी। यहां पर हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए हैं, हम लोगों ने जंगल काट दिए हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तो यहां पर उनको खाना कैसे मिलेगा, ठीक है। सो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन द ग्रासलैंड्स, प्लांटिंग ऑफ कमर्शियल इंपोर्टेंट ट्रीज, इनवेंसिव प्लांट स्पीसीज, इनडिस्क्रिमिनेट ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उसकी वजह से यहां पर उसकी फूड स्कैरसिटी जो है काफी हद तक बढ़ चुकी है।
पोचिंग की अगर मैं बात करूं, सो फॉर देयर कॉमर्शियल वैल्यूज एज वेल एज ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पोचिंग यानी कि उसकी मीट की बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से ये एक स्पीसीज जो है थ्रेट कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। हैबिटेट लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अगर हम लोग जब भी जंगल काट देते हैं तो ना सिर्फ और सिर्फ ये स्पीसीज को, बहुत सारे स्पीसीज को डैमेज होता है, यहाँ पर थ्रेट्स मिलते हैं बहुत सारे स्पीसीज के, ठीक है। सो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड कॉमर्शियल प्लांटेशन इसका हैबिटेट लॉस होता है। यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा निकल कर आते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है, मतलब लिखना ही है, ठीक है। ह्यूमन होंगे तो उसका कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल ही सकता है, एनिमल है तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हम लोग एनिमल हमारे घर में नहीं आ चुके हैं, हम लोग उसके घर में घुस गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनिमल जो है वो फार्म के अंदर घुस जाते हैं, फार्मर्स बाद में उसको मारते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। सो दैट इज अ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ पर कभी कभार जो है इस तरीके की स्पीसीज जो है, एनिमल्स जो है शहर के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू लिविंग इन प्रॉक्सिमिटी विद द ह्यूमन हैबिटेशंस, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये आर्टिकल डिस्कस करना चाहूंगा कि यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम सेट फॉर 8 नवंबर मॉडेस्ट आउटकम्स लाइकली। तो भारत और यूएसए का किस तरीके से व्यापार बढ़ेगा उसके ऊपर यहाँ पर एक मीटिंग की जाएगी, और उस मीटिंग का जो यहाँ पर न्यूज आएगा वो 8 नवंबर के बाद आएगा, तो ये चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे भाई साहब है पीयूष गोयल साहब, ठीक है। हाँ, सो पीयूष गोयल एंड यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टे ड्यूरिंग अ बायलैटरल मीटिंग इन लॉस एंजल्स इन सितंबर, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। उसके बाद जो मीटिंग होगी और यूएस ट्रेड और भारत के रिलेशन, इंडिया एंड यूएस ट्रेड के हिसाब से होगी कि भारत और यूएसए का हम लोग व्यापार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अभी उसकी जो शेड्यूल किया गया है रिगार्डिंग द यूएस इंडियन ट्रेड पॉलिसी फोरम के तहत, वो 8 नवंबर को किया गया है, तो उसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। 8 नवंबर के बाद उसको फिर से हम लोग देखेंगे जब भी अच्छी तरीके से न्यूज आ जाएगी तभी, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाइए। सो गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी, कॉल्स इट अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज इमेज। तो दोस्तों हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिस्कस किया था। यहां पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं। तो अभी कहा यह गया है कि यहाँ पर कहा यह गया है कि ये जो हमारा आंकड़ा आया था, ठीक है, 121 देशों में हमारा जो रैंक आया था दोस्तों 107 आया था, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आपको पूछा था, यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। तो गाइस प्लीज कमेंट करिए, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। सो द सेंटर हैज येट अगेन रिजेक्टेड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 which ranks India 107 among 121 countries and has called it an एरोनियमस मेजर ऑफ हंगर। तो यहाँ पर गलत तरीके से डेटा निकल कर आया है, या तो गलत तरीके से मेजरमेंट हुआ, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 229.1 ऑन स्केल ऑफ 0 to 100, जो 2014 की अगर मैं बात करूं तो 28.2 है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर और यहां पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ यहां पर ऐसा भी कहा गया है कि ये जो कैलकुलेशन हुआ है वो काफ़ी हद तक गलत तरीके से हुआ है, उसका डेटा कुछ अलग तरीके से आया है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो भी हमसे आगे है, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान भी हमसे आगे है, हम उन सबसे पीछे हैं। तो यहाँ पर ये देखने को आपको मिल सकता है। कई लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरीके से रिसर्च भी किया है, और यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के मुझे रिप्लाई भी आया है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर गेहूं भेजे थे 50,000 मेट्रिक टन, हम लोगों ने मार्च और अप्रैल के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर पूरा का पूरा गेहूं भेजा था फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर 50,000 मेट्रिक टन, फिर भी हमारे उधर हंगर कैसा। तो ये जो कंसिडरेशन यहाँ पर किया गया है वो उसके लिए किया गया है कि 3,000 फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल जो है उसमें उन्होंने यहाँ पर 3,000 सैंपल पीसेस लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जितनी आबादी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 3,000 सैंपल साइज लिए, ओपिनियन पोल कंडक्ट किए, उसमें से उन्होंने डेटा निकल कर आए हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि ये डेटा गलत हो सकता है, ये डेटा को अच्छी तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया है। यहाँ पर आप भारत की करोड़ों में आबादी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कैसे अपने ओपिनियन पोल कंडक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ सैंपल साइज के 3000 के तौर पर आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड वेल्थ हंगर लाइफ के हिसाब से यहाँ पर इस चीज़ को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर पहली बार इसको 2006 के अंदर प्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद पब्लिश किया गया था। हर अक्टूबर के अंदर इसको पब्लिश किया जाता है। 2021 में हमारा जो रैंक आया था GHI के हिसाब से वो 16th एडिशन के तौर पर सामने आया था। उनका एम यही है कि हम लोग कंप्रीहेंसिवली मेजर करें ग्लोबली, रीजनली एंड कंट्री लेवल के तौर पर हम लोग हंगर को यानी कि भूखमरी को ट्रैक कर पाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हंगर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 इंडिकेटर के हिसाब से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अंडर नरिशमेंट का मतलब ये होता है कि शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरीफिक इंटेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग कैलोरीफिक हमें मिलनी चाहिए वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम मिल पा रही है, सो दैट इज कॉल्ड द अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो जिस बच्चे की एज 5 साल से नीचे की हो उसकी हाइट और वेट जो है कम होना। ठीक है, लो वेट ऑफ देयर हाइट के हिसाब से उसका वेट कम होना, और जो उसको रिफ्लेक्ट करता है एक्यूरेट अंडर न्यूट्रिशन के तौर पर। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है जिनकी एज 5 साल से नीचे है और उसकी जो एज है हाइट उसके हिसाब से, एज के हिसाब से उसकी हाइट कम है और यहाँ पर वो क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के तौर पर वो सामने आता है, सो दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड स्टंटिंग। ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मोर्टालिटी रेट जो है चिल्ड्रन का वो यहाँ पर 5 साल के नीचे के लोगों के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पिलर के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। आगे बात करते हैं स्कोरिंग के बारे में। तो यहाँ पर उसका जो स्कोरिंग है 0 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर, नो हंगर एंड 100 इज द वर्स्ट। ठीक है, तो 0 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, हर साल हर कंट्री के अंदर GHI स्कोर जो है क्लासिफाइड होता है बाय दी सेवियरिटी फ्रॉम द लो टू एक्सट्रीम अलार्मिंग। तो हम जो किस कैटेगरी में आते हैं, एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटा कलेक्ट कौन करता है, सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी डेटा को प्रोवाइड करते हैं, रिगार्डिंग दी अंडर नरिशमेंट डेटा को प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड उसके स्कोर को यहाँ पर डेटा रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन के थ्रू। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग का जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू यहाँ पर ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। आगे बात करते हैं फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 की बात करें तो वहाँ पर 195.9 मिलियन, उसमें 821 मिलियन में से 195.9 मिलियन जो है अंडर पीपल आप लोगों को सामने मिलते हैं, जिसके अंदर कहा जा सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर से 24% जो है वो लोग हंग्री है, भूखे हैं। ठीक है, उसके बारे में बातचीत किया गया। अंडर नरिशमेंट का डेटा अगर इंडिया के बारे में बात करूं तो उसका जो प्रतिशत निकल कर आता है वो 14.8% के हिसाब से निकल कर आता है, जो एशिया ग्लोबल एंड एशिया की एवरेज के तौर पर सामने आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली 4500 चिल्ड्रन जो हर साल यहाँ पर उसकी डेथ होती, हर 5 साल के करीब एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ही उसकी अगर डेट होती है रिगार्डिंग दी हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो उसका यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 4500 के करीब आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखनी है और सोशल इश्यू को अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि 2021 के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत की जो पोजीशन थी वो 101 थी। 2020 के अंदर भारत की जो पोजीशन थी वो 94 थी। तो आप समझ सकते हैं कि 2020 के अंदर 94 थी, 2021 के अंदर 101 थी और 2022 के अंदर अभी जो डेटा निकल कर आया है 107 है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हमारे उधर भूखमरी कितनी बढ़ रही है ये डेटा के हिसाब से, पर आर्टिकल ये कहता है कि ये डेटा गलत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं
नेक्स्ट आर्टिकल के तौर पर यहाँ पर ये गाइस, ये जो आप लोग फोटो देख पा रहे हैं वो फोटो है सेंट बासवेश्वरा, जो है एक सेंट थे जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, उसकी यहाँ पर स्टेच्यू बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो उनके हाथ में है इस शिवलिंग के तौर पर ये सामने आता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सो स्टेच्यू ऑफ सेंट वर्क ऑन 111 फुट स्टेच्यू, इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 111 के आसपास है, 111 फुट के आसपास है। 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर है जिसका नाम है बासवाना, और उसको उनको बासवेश्वरा भी कहा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पर कुंबालुगोड़ा विलेज जो है बासवा गंगोत्री नियर कुंबालगोडू विलेज जो है, जो बेंगलोर और मैसूर रोड के पास ही है, मैसूरू रोड के पास ही है, उस चीज़ को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। यहाँ पर आप फोटो अच्छी तरीके से देख सकते हैं, दैट इज साइड व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेच्यू। तो यहाँ पर जिसको मैंने ये कहा यह उनके हाथ में है, तो ये चीज़ भी उनके हाथ में है जो एक शिवलिंग के तौर पर यहाँ पर वो मानते हैं, ठीक है। आप उसकी फोटो ये देख सकते हैं, ये उनकी असली फोटो है। और यहाँ पर ये जो सोशल रिफॉर्मर जो थे 12th सेंचुरी के, जिनका नाम है सेंट बासवेश्वरा या बासवाना, ठीक है। तो उन्होंने ही लिंगायत कम्युनिटी की यहाँ पर स्थापना किया था, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं कि बासवा जयंती इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द बर्थ ऑफ विश्वा गुरु बासवेश्वरा। उसकी जन्मतिथि यहाँ पर मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। 12th सेंचुरी के ये फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जहां पर उन्होंने यूनिक स्पिरिचुअल पाथ के बारे में बातचीत किया था, ठीक है। बासवेश्वरा वॉज बॉर्न इन बागेवाड़ी, ओके। बागेवाड़ी जो यहाँ पर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बीजापुर के पास ही, वहाँ पर 1131 AD के अंदर उनका बर्थ हुआ था। यहाँ पर उन्होंने लिंगायत सेक्टर की यहाँ पर जो है वो स्थापना की थी। सो ही इज द फाउंडिंग सेंट ऑफ द लिंगायत सेक्टर, ओके, सेक्शंस। His spiritual discipline was based on the principles of Arivyu, true knowledge, achara, right conduct, and anubhava, divine experience over here. So, and it brought social, religious, and economical revolution in the 12th century. Guys, I want to tell you that this kind of the particular video is only for the education purpose. यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से किसी भी रिलीजन को, किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी कार्ड को या कास्ट को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है। ये जो वीडियो यहाँ पर आपके सामने है या इस चैनल के अंदर जो भी वीडियोस होंगे वो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर यूपीएससी एग्जामिनेशन है या डिफेंस एग्जामिनेशन है या बैंकिंग सेक्टर की जो एग्जामिनेशन है उसके करंट अफेयर के हिसाब से यहाँ पर वीडियो डेवलप किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि this path advocates a holistic approach of linga yoga, a union with the divine. The comprehensive discipline encompasses bhakti, devotion, and jana knowledge and kriya action in well balanced manner. तो यहाँ पर उनके बारे में नॉलेज दिया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ये जो कलायन कर यहाँ पर कालचुरी किंग जो है बिजाला, उन्होंने उसका जो टाइम पीरियड था, उसका जो ड्यूरेशन था वो 1157 से 1167 AD के आसपास था, जिन्होंने विश्वेश्वरा जी को यहाँ पर करने का यानी कि अकाउंटेंट के तौर पर नियुक्त किया था इनिशियल स्टेज के तौर पर, और उनको बाद में कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर दर्जा मिल चुका था, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। बासवेश्वरा रिवोल्टेड अगेंस्ट द सोशल इविल्स जैसे कि ट्रेडिशनलिस्टिक सोसाइटी एंड ब्रॉट ड्रास्टिक चेंज इन द वेरियस फैक्ट, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यहाँ पर हमारे हिंदू रिलीजियन के अंदर, हमारे कई ऐसे रिलीजियंस के अंदर यहाँ पर जो है सबको जलाया जाता है, तो उन्होंने दफनाने की बात किया था, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। हिज प्रैक्टिकल अप्रोच एंड एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कल्याण राज्य वेलफेयर स्टेट, बाद में उन्होंने कल्याण राज्य को वेलफेयर स्टेट के तौर पर सामने लेकर आए, जहाँ पर क्लास, कास्ट, क्रीड, सेक्स सारे लोग जो है एक समान, ठीक है, सारे लोग इक्वल और स्टेटस एंड पोजीशन के तौर पर सामने आए और उस सोसाइटी को चलाए। उस तरीके का वेलफेयर स्टेट बनाए जिसका नाम रखा कल्याण राज्य, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर अनुभव मंदपा, जहाँ पर एक पार्लियामेंट के हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ बनाई गई थी, जहाँ पर उसको एक कॉमन फोरम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज डिक्लेयर किए जाए या किसी के पर्सनल प्रॉब्लम या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो है उसको डिस्कस किया जा सके। यहाँ पर सिटीजन के वेलफेयर सोसाइटी बनाने की बात की जाए। इस तरीके की भारत के अंदर पहली पार्लियामेंट जो थी उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, अनुभवा मंटपा, ठीक है, मंटपा जो है अनुभवा मंटपा ये भारत की पहली एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट के तौर पर सामने आती है, जहाँ पर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेटिकली सेटअप किए गए थे। ये जो पार्लियामेंट चलती थी यहाँ पर या अनुभवा मंटपा जो यहाँ पर चल रहा था या उसका जो वाचन हो रहा था, इनोवेटिव लिटरेरी हो रही थी, वो सिंपल कन्नड़ लैंग्वेज में होती थी, सिंपल कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। बाश्वेश्वरा गेव टू मोर एवरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत करते हैं। कायाक, डिवाइन वर्क एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दोषा के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं, ठीक है। सो देयर मस्ट बी एन इक्वल इनकम फॉर इक्वल वर्क, तब भी के टाइम उन्होंने ये चीज़ के बारे में बातचीत किया था। इसके लिए भारत देश के अंदर उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। सो 14 नवंबर 2015 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ द बाश्वना अलोंग द बैंक ऑफ रिवर थेम्स एट द लैम्बिंथ इन लंदन। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कौन है लिंगायत और क्या है इनकी मांग। तो 12वीं सदी में उनकी स्थापना हुई थी लिंगायत की, और उनके जो संस्थापक थे उनका नाम था बाश्वना या बाश्वेश्वरा। मूर्ति पूजा की ये खिलाफ थे। यहाँ पर मांग की गई थी हिंदू धर्म से अलग मान्यता मिली उनकी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कर्नाटक के अंदर लिंगायत की आबादी के बारे में बात करूँ तो 18% की आबादी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उनके जो विचार थे उस हिसाब से थे कि मृत्यु के बाद जब इस शव को जलाना नहीं है, हमें उसको दफनाना है परंपरा के हिसाब से। जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी की गई। तो ये उनके विचार थे, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के तौर पर, इफ इट इज ओवर हियर, ओके। अगर यहाँ पर कोई आर्टिकल है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सो सारे के सारे आर्टिकल खत्म हो चुके हैं और आज के ये गाइस इंपॉर्टेंट आर्टिकल माने जा सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने सारे के सारे नोट्स अच्छी तरीके से बनाए होंगे। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप you all are enjoy this session, and I want to tell you that if you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can just follow me in Instagram, YouTube and in the Facebook over here, and online platform is also available over here. So thank you for this particular session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel which is called Yes Sampat Educator, where you can find the current affair videos and you can also find the examination point of view videos over here. Is it clear? And if you are really enjoy this session, so please guys like this session, share this session with your friends, family members, with the colleagues also, and subscribe this channel. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।